नमस्कार। भारतीय राजनीति की जब भी बात होती है तो चार नाम हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में गूंजते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अब हम में से ज्यादातर लोगों को ये तो पता है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के हिस्से हैं, लेकिन इनकी असली ताकत क्या है, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, यहाँ आकर मामला थोड़ा फंस जाता है। तो आज हमारे सामने जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ परिभाषाएं रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की जो सोच है, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसको समझना है। बिल्कुल। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पूरे सिस्टम को एक तरह से दो हिस्सों में बांट कर देखना। अच्छा। हाँ, एक है नेशनल लेवल, मतलब केंद्र सरकार का ढांचा, और दूसरा है स्टेट लेवल, यानी राज्यों का। ये चारों सदन इन्हीं दो स्तरों पर काम करते हैं। ठीक है, तो इस आर्किटेक्चर को समझने के लिए चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, नेशनल लेवल से, यानी भारत की संसद। हमारे स्रोतों के हिसाब से संविधान का आर्टिकल 79 कहता है कि संसद के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। नाम से ही लगता है कि सारी पावर यही है। और ऐसा लगना काफी हद तक सही भी है। लोकसभा का जो सीधा कनेक्शन है वो भारत की जनता से है। हम और आप? हाँ, हम और आप, मतलब देश के नागरिक हर 5 साल में वोट डालकर अपने इलाके से एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन्हें हम सांसद या एमपी कहते हैं। और यही सांसद मिलकर लोकसभा बनाते हैं। जी, और क्योंकि ये सीधे जनता से चुनकर आते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। सरकार कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सब लोकसभा ही तय करती है। तो इसके जो बेसिक नियम हैं, जैसे सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र और कार्यकाल 5 साल का होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों में है वो है सीटों की संख्या को लेकर। हाँ, सीटों का गणित भी बड़ा दिलचस्प है। पहले लोकसभा में 552 सीटें हुआ करती थीं, लेकिन अब अधिकतम 550 हैं और चुनाव सिर्फ 543 पर होते हैं। ये जो 2 सीटों का जो बदलाव है वो क्या दिखाता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। 104वें संविधान संशोधन के जरिए जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। अच्छा, उसे हटा दिया गया? हाँ, इसके पीछे तर्क ये था कि अब उस समुदाय को अलग से प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ खुद को एडजस्ट करता है। और जो बाकी 7 सीटों का अंतर है, वो दरअसल जनसंख्या के अनुपात और सीटों के बंटवारे की वजह से हैं, जो भविष्य के परिसीमन के लिए एक तरह से रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो लोकसभा तो हो गई जनता की सीधी आवाज, लेकिन भारत तो राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फिर राज्यों की अपनी आवाज केंद्र में कैसे सुनी जाती? यहीं से कहानी में दूसरा सदन यानी राज्यसभा आता है। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। राज्यसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, राज्यों की परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका मुख्य काम ही केंद्र सरकार के लेवल पर राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना है, और इसीलिए इसके सदस्यों को जनता सीधे नहीं चुनती। तो इन्हें कौन चुनता है? हम जिन विधायकों, मतलब एमएलएस को अपने अपने राज्यों में चुनते हैं, वो विधायक मिलकर अपने राज्य के लिए राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। और यहीं पर एक बड़ा फर्क आ जाता है। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और ये सदन कभी भंग नहीं होता। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इससे एक तरह की स्थिरता तो मिलती है, लेकिन क्या इसका एक नुकसान ये भी है कि ये सदन देश के मौजूदा राजनीतिक मूड को पूरी तरह से नहीं दिखाता? मतलब जैसे लोकसभा हर 5 साल में करती है, हो सकता है देश में किसी एक पार्टी की लहर हो, पर राज्यसभा में पुरानी सरकार के चुने हुए सदस्य ही बहुमत में हो। ये एक बहुत ही वैध बिंदु है और इस पर अक्सर बहस होती है। इसे राज्यसभा की एक कमी भी माना जाता है और एक खूबी भी। अच्छा, दोनों? हाँ, कमी इसलिए क्योंकि ये कभी-कभी नई सरकार के जरूरी बिलों को रोक सकती है, लेकिन खूबी इसलिए क्योंकि ये सरकार को जल्दबाजी में बड़े और दूरगामी असर वाले कानून बनाने से रोकती है। ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है। सेफ्टी वॉल्व? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? हमारे स्रोतों में कोई ऐसा उदाहरण है जहां राज्यसभा ने किसी बिल को रोका हो या बेहतर बनाया हो? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा उदाहरण है 2013 का लोकपाल और लोकायुक्त बिल। हाँ, याद है। जब वो बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आया तो वहां उस पर बहुत गहरी बहस हुई। राज्यसभा ने उसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए, जैसे कि चयन समिति की संरचना को और ज्यादा स्वतंत्र बनाना। और उन संशोधनों को माना गया? हाँ, बाद में सरकार ने उन्हें माना और बिल का स्वरूप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। ये दिखाता है कि दूसरा सदन सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। और इसमें जो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो भी इसी विचार को मजबूत करते हैं ना? बिल्कुल, कि ऐसे लोग भी सदन में आए जो चुनाव की राजनीति से तो दूर हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र जैसे कला, साहित्य या विज्ञान में महारत रखते हैं। अच्छा, और इन सदनों से जुड़े आर्टिकल्स को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक भी है जो हमारे स्रोतों में दी गई है। हाँ, एक शब्द याद रखना है, सरला। हाँ, मैंने भी पढ़ा। ये तो कमाल की ट्रिक है। मैंने संविधान के अनुच्छेद हमेशा रटने की कोशिश की है, लेकिन ये सरला वाला तरीका तो वाकई दिमाग में बैठ गया। तो स से संसद, जो कि है अनुच्छेद 79। ठीक है। र से राज्यसभा, अनुच्छेद 80। और ला से? ला से लोकसभा, जो है अनुच्छेद 81। 79, 80, 81 एक लाइन में। वाह, ये तो हमेशा याद रहेगा। चलिए अब नेशनल लेवल से उतरकर राज्यों के मैदान में चलते हैं। ऐसा लगता है कि जो ढांचा केंद्र में है उसी का एक छोटा मिनी वर्जन राज्यों में भी बना दिया गया है। ये कितना सही है? काफी हद तक सही है। जो भूमिका और ताकत केंद्र में लोकसभा की है, ठीक वही भूमिका राज्य में विधानसभा की है। बिल्कुल। और जो भूमिका केंद्र में राज्यसभा की है, वही भूमिका कुछ राज्यों में विधान परिषद की है। तो पहले विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। ये तो सीधी सीधी राज्य की लोकसभा हो गई। एकदम। इसके सदस्यों यानी विधायकों को उस राज्य की जनता सीधे वोट देकर चुनती है। कार्यकाल भी 5 साल का होता है। ये भी एक अस्थायी सदन है जिसे भंग किया जा सकता है। और न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष? जी। राज्य का मुख्यमंत्री और उनकी सरकार सब इसी सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं। और सबसे जरूरी बात, विधानसभा हर एक राज्य में होना अनिवार्य है। उस सदन पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, इसे राज्य की राज्यसभा कहा जा सकता है, पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि इसका होना या न होना राज्यों की मर्जी पर है। बिल्कुल, ये अनिवार्य नहीं है।
इसी वजह से आज की तारीख में ये सिर्फ 6 राज्यों में है: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बाकी सब राज्यसभा जैसा ही है, स्थायी सदन, 6 साल का कार्यकाल, 30 साल न्यूनतम आयु। जी लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है इसके सदस्यों के चुनाव का तरीका। ये बहुत ही अजीब और कॉम्प्लेक्स है। हाँ, वो थोड़ा अलग है। इसमें विधायकों से लेकर ग्रेजुएट्स तक वोट करते हैं। 1/3 सदस्य विधायक चुनेंगे, 1/3 स्थानीय निकायों से आएंगे, 1/12 सदस्य शिक्षक चुनेंगे, 1/12 ग्रेजुएट्स चुनेंगे और बाकी बचे 16 को राज्यपाल मनोनीत करेंगे। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या सोच थी? यह संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। उनका मानना था कि राज्य के ऊपरी सदन में सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि समाज के वो लोग भी होने चाहिए जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षक और ग्रेजुएट्स। हाँ, शिक्षकों और स्नातकों को शामिल करने का मकसद यही था कि सदन में एकेडमिक और बौद्धिक दृष्टिकोण भी बना रहे, और स्थानीय निकायों के सदस्यों को शामिल करने का मकसद था कि जमीनी मुद्दों की समझ रखने वाले लोग भी कानून बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। एक तरह का इंटेलेक्चुअल मिक्स बनाने की कोशिश। बिल्कुल। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर ये दो सदन बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या एक सदन से काम नहीं चल सकता था? ये पूरा सिस्टम, जिसे बाइकैमरलिज्म कहते हैं, ये बस चीजों को धीमा और खर्चीला नहीं बनाता? ये सवाल इस पूरी व्यवस्था के दिल में है, और इसका एक शब्द में जवाब है: संतुलन। संतुलन? हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस। निचला सदन यानी लोकसभा और विधानसभा वो लोकतंत्र की ऊर्जा और जनता की इच्छा का प्रतीक है। वो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है। अगर जनता किसी बदलाव के लिए वोट देती है तो वो सदन उस बदलाव को लागू करने की कोशिश करता है। और उच्च सदन यानी राज्यसभा और विधान परिषद? वो उस ऊर्जा पर एक ब्रेक का काम करता है। वो एक फिल्टर है। उच्च सदन ये पक्का करता है कि जो भी कानून बनाया जा रहा है वो सिर्फ किसी एक वक्त की लहर या जुनून में ना बन जाए। मतलब वहाँ विधेयकों पर दोबारा विचार होता है? बिल्कुल, विशेषज्ञों की राय ली जाती है और राज्यों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। तो जैसा आपने कहा, एक सदन जनता की इच्छा का प्रतीक है, तो दूसरा सदन उस इच्छा पर दोबारा सोचने और उसे परिपक्व बनाने का एक मौका देता है। लेकिन आलोचक तो ये भी कहते हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कि राज्यसभा और खासकर विधान परिषद हारे हुए नेताओं के लिए एक बैकडोर एंट्री बन गए हैं। हाँ, पार्किंग स्पॉट। बिल्कुल, पार्किंग स्पॉट। जो नेता सीधे चुनाव नहीं जीत पाते, उन्हें पार्टियां इन सदनों के जरिए सत्ता में ले आती हैं। और विधान परिषद तो कई राज्यों के लिए एक सफेद हाथी साबित हो रही है। इन तर्कों में कितनी सच्चाई है? देखिए, इन तर्कों में काफी सच्चाई है, और ये इस सिस्टम की एक बड़ी चुनौती है। ये सच है कि कई बार इन सदनों का इस्तेमाल राजनीतिक समीकरण साधने के लिए किया गया है। और विधान परिषद को लेकर तो ये बहस और भी ज्यादा गंभीर है। कई समितियां कह चुकी हैं कि ये सदन सिर्फ देरी करवाते हैं और सरकारी खजाने पर बोझ है। इसीलिए कई राज्यों ने अपनी विधान परिषद को खत्म भी कर दिया है। जी, और कुछ बनाने की सोच रहे हैं। ये एक लगातार चलने वाली बहस है कि क्या इन सदनों से जितना फायदा हो रहा है, कहीं उससे ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ अगर निकालें तो ये कह सकते हैं कि इन चारों सदनों के बीच सबसे बड़ा फर्क इनके चुनाव के तरीके और इनकी शक्तियों में है। हाँ। लोकसभा और विधानसभा जो सीधे जनता से जुड़ी हैं, वो असल पावर सेंटर है। बिल्कुल। और राज्यसभा व विधान परिषद जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उनकी भूमिका ज्यादातर समीक्षा करने, सलाह देने और एक स्टेबलाइजर की तरह काम करने की है। हालांकि जैसा हमने देखा, उनके इस भूमिका पर भी कई गंभीर सवाल उठते रहते हैं। जी, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और उसकी जटिलता भी। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो शक्तियों के केंद्रीकरण को, मतलब सेंट्रलाइजेशन को रोकता है। सही कहा। इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। हमने देखा कि विधान परिषद जैसे उच्च सदन कानूनों की समीक्षा करते हैं और सिस्टम में अकादमिक और जमीनी आवाजों को शामिल करने का एक विचार रखते हैं। तो इस तर्क के आधार पर क्या भारत के सभी राज्यों में एक विधान परिषद होनी चाहिए ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया और मजबूत हो, या फिर आज के दौर में जब सूचना इतनी तेजी से फैलती है और जनता इतनी जागरूक है, क्या ये सदन अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और इन्हें खत्म कर देना ही बेहतर है?